नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। बिहार में टूटा रिकॉर्ड, 6 डिग्री तक गिरा पारा। आज सबसे ठंडा दिन। समुद्र में तैराकी से लेकर 90 किलोमीटर की साइकिलिंग। सतना के अर्चित परिहार बने आयरन मैन। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 8वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक हुए बंद। आजम खान को एक और झटका, लखनऊ का सरकारी बंगला आकाश सक्सेना को हुआ अलर्ट। लापरवाही पर सख्त, सीएम योगी आदित्यनाथ। इन 24 जिलों के अफसरों पर गिरेगी गाज। 4 दिन में कोरोना का दूसरा मरीज मिला। ताजमहल घूमने आया अर्जेंटीना का पर्यटक निकला संक्रमित। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर शुरू हो गया है। बात करें बिहार की तो गुरुवार को प्रदेश के अलग अलग शहरों में तापमान 6 डिग्री तक नीचे चला गया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को बिहार में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन है। साल 2022 की समाप्ति से पहले बिहार में ठंड ने इस सीजन का अब तक का सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। राज्य के लगभग 18 जिलों में न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है और औसतन न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि लगातार पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की वजह से उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में ठंड में बेतहाशा वृद्धि हुई है। साथ ही मौसम शुष्क होने के साथ हवाओं में भी नमी की वजह से भी ठंड में वृद्धि हुई है। शहर में जगह जगह अलाव पिछले 48 घंटे की बात करें तो पछुआ हवाएं सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर और 9 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। जिले के अर्चित परिहार गोवा में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी ट्राइथेलन प्रतियोगिता इंटरनेशनल आयरन मैन चैंपियनशिप में धमाकेदार जीत दर्ज की है। निर्धारित टास्क समय सीमा के अंदर पूरा करके वो जिले के आयरन मैन बन गए हैं। गोवा में हुए इस प्रतियोगिता में 33 देशों के 1600 से भी ज्यादा एथलीटों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता के लिए 2 किलोमीटर समुद्र में तैराकी, 90 किलोमीटर साइकिलिंग एवं 21 किलोमीटर की दौड़ को अर्चित ने 7 घंटा 1 मिनट में खत्म किया। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर नागोद तहसील के स्वतंत्र सेनानियों की भूमि ग्राम अमकुई के निवासी हैं अर्चित। अर्चित को निडरता, जुझारूपन और कभी भी हार ना मानने का जज्बा उनके पूर्वजों से मिला। उनका कहना है कि ये गुण उनके पूर्वज भले सायुद्ध वर्ष 1897 में शहीद लाल छत्रधारी सिंह प्रपितामह एवं बाबा स्वर्गीय श्री मोतीबन सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का ही देन है।
पछुआ हवाओं की वजह से नोएडा में कोहरे का सितम तो कम हुआ, लेकिन कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा के 8वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि इस दौरान अगर स्कूल चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल धर्मवीर सिंह ने बताया कि जिला अधिकारी सुभाष एलवाई पर यह आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि आदेश के अनुसार 8वीं तक के छात्रों के लिए 1 जनवरी 2000 स्कूलों में कक्षाएं नहीं चलेगी। सभी प्रधान अध्यापक इस आदेश का पालन करेंगे। दरअसल नोएडा में सर्द हवाओं से दिन में कोहरे का असर तो कम हुआ है, लेकिन बर्फीली हवा से सुबह का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी सर्दी का सितम जारी रहने वाला है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए क्लास 1 से 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब 1 जनवरी तक स्कूल में छुट्टी रहेगी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को एक और झटका लगा है। करीब 4 दशकों तक लखनऊ के जिस सरकारी आवास से आजम खान की सियासत चला करती थी, अब वहां से उन्हें बेदखल कर दिया गया है। पहले हेट स्पीच केस में सजायाफ्ता होने के बाद विधायकी रद्द हो गई है। इसके बाद उपचुनाव में रामपुर सीट से बीजेपी के आकाश सक्सेना ने उनके उम्मीदवार आसिम रजा को पराजित कर दिया, जिसके बाद अब राज्य संपत्ति विभाग ने उनके सरकारी आवास का आवंटन रद्द कर दिया। अब ये आवास बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना को अलॉट कर दिया गया है। राज्य संपत्ति विभाग ने दारुल सफा स्थित सरकारी आवास 34वीं की बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना को अलॉट किया है। गौरतलब है कि पिछले 40 दशकों से दारुल सफा स्थित सरकारी आवास 34वीं या तो उनके पास या उनके करीबियों के पास ही रहा करती थी, लेकिन रामपुर का किला ढलने के साथ ही आजम के सियासी सफर का गवाह रहा ये बंगला अब उनसे छीन लिया गया है। बता दें कि सीतारामपुर जेल से छूटने के बाद जब आजम खान लखनऊ पहुंचे थे, तब भी वे इसी बंगले पर ही रुके थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता जन शिकायतों के निरस्तरण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही मानक है और इसी आधार पर आधारकर्ती के कार्य की ग्रेडिंग की जा रही है। IGRS पोर्टल पर जन शिकायतों की गुणवत्ता युक्त निस्तारण में बार बार लापरवाही पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भूकृति तन गई है। सीएम योगी के निर्देश पर 24 जिले के अफसरों के खिलाफ कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखा है। सीएम योगी जनता दर्शन के जरिए सीधे आम लोगों से आम तौर पर रोजगार संवाद करना चाहते हैं और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर कई बार अधिकारियों निर्देश भी देते हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी कार्यालयों द्वारा अक्टूबर माह में ही फीड की गई जन शिकायतों की समीक्षा की थी, जिसमें पूर्व में चेतावनी देने के बाद भी आजमगढ़, बागपत, सोनभद्र, कासगंज, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, एटा जिले में आवेदकों के मोबाइल नंबर फीड नहीं करवाए गए या फिर गलत फीड मिले हैं। चीन समेत अन्य देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के कहर को देखते हुए ताज नगरी आगरा में भी प्रशासन अलर्ट हो गई है। आगरा में ताजमहल घूमने आ रहे विदेशी पर्यटकों को स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल ले रही है। 27 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ताजमहल के पश्चिमी गेट पर 40 साल से अर्जेंटीना निवासी का सैंपल लिया था। इसके बाद पर्यटक ताजमहल देखने चला गया।
अब उस पर्यटक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन उसे खोजने में जुट गया है। अर्जेंटीना के इस पर्यटक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसे ट्रेस करना शुरू कर दिया है। पर्यटक ने कोरोना सैंपल लेते समय जो कांटेक्ट नंबर लिखवाया था वो अब नहीं लग रहा है। स्वास्थ्य विभाग पर्यटक के बारे में जानकारी जुटा रही है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि अर्जेंटीना का ये पर्यटक आगरा के ही किसी होटल में रुका हुआ है या फिर ताजमहल देखने के बाद आगरा से चला गया है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में हर साल पर्यटकों की काफी भीड़ जुटती है। राजस्थान में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से भी पर्यटकों को कई सौगात दी जाती रही है। इसी क्रम में राजस्थान के जैसलमेर में पर्यटकों के लिए खास सुविधा की शुरुआत की गई है। दरअसल जैसलमेर जिले में राजस्थान पर्यटक विकास निगम की ओर से पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा शुरू करवाई गई है। पर्यटकों को नया अनुभव देने के लिए जैसलमेर के सम में हेलीकॉप्टर जॉय राइड की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जैसलमेर के सम गांव स्थित समढानी में हो रहे इस हेलीकॉप्टर राइड के लिए प्रति व्यक्ति 7,000 रुपए किराया रखा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पर्यटन मंत्री विशेंद्र सिंह वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किए हैं। इस बारे में जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना दाबी ने बताया कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा के उद्देश्य से आरटीडीसी की ओर से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की पहल जैसलमेर से ही की जा रही है। इससे निश्चित रूप से जैसलमेर के टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 16 साल की एक लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार 19 वर्षीय विचाराधीन कैदी ने कथित तौर पर तलोजा जिले में आत्महत्या कर ली। मुंबई के सफाई कर्मी करण सेरियन का शव रात के करीब 2 बजे बैराक में लटका मिला। जानकारी के अनुसार सेरियन को पुलिस ने 22 दिसंबर को लड़की को अपने साथ भगाने के लिए मजबूर करने और उसके साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस घटना के बारे में बात करते हुए खारगर पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर संदीपन संदे ने कहा कि ऐसा लगता है कि नाबालिग से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के मानसिक तनाव के कारण सेरियान ने ये कठोर कदम उठाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि विचाराधीन कैदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है और आकस्मिक मौतों की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। शाहरुख खान की आगामी 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर हुए हालिया विवाद पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा, फिल्म पठान से जुड़े सभी सवालों को शांत करने के लिए मैं बताता हूं कि ये फिल्म हाल ही में सर्टिफिकेशन के लिए सीबीएफसी एग्जामिनेशन कमेटी के पास पहुंची थी और निर्धारित जांच प्रक्रिया से गुजरी। प्रसून जोशी के मुताबिक सीबीएफसी एग्जामिनेशन कमेटी ने पठान के निर्माताओं को विवादित गाने सहित फिल्म में सुझाए गए अन्य बदलावों को लागू करने और थिएटर में रिलीज से पहले संशोधन संस्करण को सीबीएफसी के सामने प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया था। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि भारत की संस्कृति और भरोसा गौरवशाली, जटिल और सूक्ष्म है। इसे किसी किस्से से नहीं बल्कि बयान करना चाहिए, क्योंकि ये सच और वास्तविकता को नष्ट कर सकता है। गया पुलिस सोशल मीडिया की मदद से इस संदिग्ध चीनी महिला की तलाश कर रही है। वहीं सेंट्रल सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसियां भी इसे लेकर काफी सक्रिय हैं। दरअसल बौद्ध धर्मिक धर्मगुरु दलाई लामा बोध गया में हैं और उनके
जासूसी करने के लिए एक चीनी महिला जासूस के यहां पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इस संदिग्ध चीनी महिला की तलाश में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने चीनी महिला का स्केच फोटो जारी किया है। हालांकि इस संदिग्ध महिला का कोई पता नहीं चल पाया। इनपुट मिला है कि चीनी महिला 1 साल से अधिक समय से गया, बोध गया समेत देश के कई हिस्सों में अपना ठिकाना बनाकर रह रही है। बताया जा रहा है कि चीनी महिला के रहने को लेकर फॉरेन सक्सेशन में भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी के लिए चीनी महिला कहीं पर अपना ठिकाना बनाई हुई है। पेशरार थाना क्षेत्र अंतर्गत बुलबुल और आसपास के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। गुरुवार सुबह अभियान के दौरान ये मुठभेड़ परेशर थाना कारगो गांव में हुई। इसमें 2 नक्सलियों को गोली लगी है। पुलिस सूत्रों की माने तो रविंद्र झुंझुनू दस्ते के इनामी नक्सली चंद्रभान पाहन और गोविंद ब्रिजिया नामक 2 नक्सलियों को गोली लगी है और दोनों घायल हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं की गई है इस बात की। बताया जा रहा है कि इस अभियान में सीआरपीएफ 198 बैटालियन, जेजे झारखंड पुलिस और जिला बल शामिल है। पूरे जंगली इलाके में पुलिस घेराबंदी कर सर्च अभियान चला रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में रविंद्र झुंझुनू का दस्ता सक्रिय हो गया है। इसी सूचना पर बुलबुल और कारगो गांव के आसपास के जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच गोलीबारी शुरू हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। इसकी शुरुआत चंपारण से शुरू हो गई है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सरकार की ओर से चलाया जा रहा विकास कार्य का जायजा लेंगे और इसकी जमीनी हकीकत जानेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री इसके पहले भी बिहार की यात्रा करते रहे और जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना है और इसी आधार पर कई फैसले भी लिए गए हैं। इस बार भी नीतीश जी जनता के बीच जा रहे हैं तो हर जिले में जनता दरबार भी लगेगा। इस क्रम में लोग अपने समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री को बता पाएंगे। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी और प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जिससे फैसला तुरंत लेने में मदद मिलेगा। संजय झा ने बताया कि मुख्यमंत्री की यात्रा को चुनावी यात्रा बताने वाले दलों को यह समझना जरूरी है कि क्या सीएम कई पहली बार यात्रा पर निकल रहे हैं, जो इस बार इसी राजनीतिक यात्रा बताया जा रहा है। अमेरिका में बम साइक्लोन यानी सर्दियों के तूफान ने अब तक कम से कम 62 लोगों की जान ले ली है। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क का नाम शामिल है। यहाँ 28 लोगों को बर्फीले तूफान की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ गई। न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क शहर बफेलो में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है, जबकि हजारों लोग अभी भी बिना बिजली के घरों में कैद हो गए हैं। बर्फबारी के बाद जानलेवा बनी सड़कों पर यातायात को प्रतिबंध करने में मदद के लिए सैन्य पुलिस को बुलाया गया है। आपको बता दें कि बर्फीलों में ड्राइविंग करना प्रतिबंधित है। बर्फीले तूफान से न सिर्फ सड़क यातायात ठप हो गई है, बल्कि हवाई यात्रा भी बाधित हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक तूफान ने अकेले मंगलवार की सुबह से ही लगभग 4,800 उड़ानों को रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया है। सर्दियों की तूफान के चलते देश भर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। हरियाणा की प्रथम महिला ड्रोन पायलट निशा सोलंकी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल से जुड़कर अब किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने में अहम भूमिका निभाएंगी।
डीसीए से सर्टिफाइड कोर्स कर एग्रीकल्चरल इंजीनियर डिग्री हासिल कर चुके निशा सोलंकी प्रदेश की प्रथम महिला ड्रोन पायलट बनी है। गत दिनों में निशा सोलंकी ने डीसीए से इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी पूरा कर चुकी है, जो बेटियां के लिए आदर्श बन चुकी है, क्योंकि उनको देखकर अन्य बेटियां भी इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आगे आएंगी। ड्रोन पायलट निशा सोलंकी ने कहा कि खेती किसानी में महिलाओं का पुरुषों के बराबर महत्व होता है, लेकिन उनके महत्व को कम करके आंका जाता है। उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के और सोचा के लिए से हटकर काम करना चाहिए। इसी सोच को अमली जामा पहनाते हुए ड्रोन पायलट बनने की सोची और मेहनत और लगन से उसका सपना पूरा किया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। बीएसएससी पेपर लीक होने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हो गए हैं। विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस मुद्दे पर न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को भी घेर लिया है। दरअसल तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो बीपीएससी पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। तब भी नीतीश सरकार की बदपीटी थी। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की घेरती हुई परीक्षार्थियों को 5-5 हजार रुपए मुआवजा देने की मांग की थी। अब भाजपा विपक्ष में है, राजद सरकार में शामिल है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के उस मांग को याद कर उन्हें घेर लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन ने 2020 के चुनावी वादों को चारा घोटाला समझ लिया था, पर 2020 चुनाव में किए हुए वायदे कभी भूलने नहीं देंगे हम। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को उम्र के साथ भूलने की बीमारी हो गई है। 1993 से 2022 तक उन्होंने क्या क्या कहा था, आज वो सब भूल चुके हैं। लेकिन 32 वर्षीय तेजस्वी यादव भी भूलने की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। बिहार की जनता से उन्होंने जो कुछ भी कहा था, उसमें से गलती से भी एक बात याद नहीं रखना चाहते हैं वो। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।